देखो बेटा, आज मैं सबसे पहले तो आपको ये वर्ड लिखता हूं यहां पर, फ्रिक्शन। और हम सबको फंडामेंटली इतना तो पता है कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। तो हमने अभी तक उसको ऐसा नाम दिया है कि द फोर्स विच अपोज द फोर्स विच अपोज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट oppose motion of object is called as फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा हम अभी तक मानते हैं। लेकिन अब मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा, फ्रिक्शन के अलग अलग टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, जिसमें से हमको 3 टाइप के फ्रिक्शन यहां पर पढ़ने। फ्रिक्शन के बेसिकली तो 3 ही टाइप होते हैं। पहला फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरा फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे दैट इज सेड टू बी रोलिंग फ्रिक्शन। हमको 3 टाइप के फ्रिक्शन यहां पर पढ़ने हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अब अगर मुझे स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग ऐसे 3 टाइप के फ्रिक्शन पढ़ने हैं, तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं, दैट इज सेड टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है, दैट इज सेड टू बी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स act on the frictional force act on the frictional force act on any stationary object. The frictional force act on any stationary object is said to be or is called as static frictional force, is called as static frictional force। आपके माइंड में तो क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने क्या बोला कि फोर्स विच अपोज मोशन, इसका मतलब ये हो रहा है कि मोशन हो रही है तो फ्रिक्शन आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसकी मोशन ही नहीं हो रही है, तो फिर उसके ऊपर फ्रिक्शन आएगा कहां से? समझ में आया? यस है ना? यस सर। तो यहां पर मैं आपको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहा हूं। ध्यान से मेरी बात समझना। देखो कंसीडर करो कि ये एक सरफेस है, कंसीडर करो कि ये एक सरफेस है, ठीक है। और ये सरफेस के ऊपर कंसीडर करो कि मैंने एक ब्लॉक रख दिया है। ये सरफेस के ऊपर कंसीडर करो कि मैंने एक ब्लॉक रख दिया है। ब्लॉक यहां पर इसके साथ कांटेक्ट में है फिजिकली, मैंने यहां पर ब्लॉक को रख दिया है। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझना। ऑब्वियस है कि ये ब्लॉक का फोर्स ऑफ वेट, ये ब्लॉक का फोर्स ऑफ वेट mg जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और उसको बैलेंस करता हुआ नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स, उसको बैलेंस करता हुआ नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उसको बैलेंस करता हुआ नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स यहां पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये mg जितना फोर्स ऑफ वेट है और ये नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स n है। और हम सबको पता है कि अगर मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, तो n और mg एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। यस और नो? यस सर। अच्छा, यस सर। अब मेरी बात ध्यान से समझो। एक्चुअल में
एक्चुअल में मेरी बात समझना, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या सरफेस को देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली, तो वो 100% स्मूथ नहीं होते। ये जो लाल कलर का मैंने ऑब्जेक्ट दिखाया है, ये ऑब्जेक्ट की का बॉटम का जो सरफेस होगा वो इस तरीके से अनइवन होगा। अगर मैं ग्रीन कलर की जो टेबल है, वो टेबल की सरफेस को भी ड्रॉ करूं, तो टेबल की सरफेस भी इस तरीके से अनइवन होगी। यस सर। अनइवन होगी तो क्या होगा, मेरी बात समझो, लाल कलर का जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, लाल कलर का जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, वो इसके खड्डे वाले पार्ट के अंदर घुस गया होगा। यस और इसी तरीके से ग्रीन कलर का जो सरफेस है, उसका बाहर निकला हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट के खड्डे वाले पार्ट में घुस गया होगा। मतलब दोनों के बीच में एक टाइप का फिक्सिंग हो गया होगा, और ये जो फिक्सिंग है, इसी को बोला जाता है कोल्ड वेल्डिंग। अब मेरी बात समझो, यहां पर कंसीडर करो कि यहां पर एक हुक लगाया हुआ है, यहां पर एक हुक लगाया हुआ है, और ये हुक के साथ एक स्ट्रिंग बांधी हुई है। इसके साथ क्या बांधा हुआ है? एक स्ट्रिंग बांधी हुई है। अब यहां पर कंसीडर करो कि ये ब्लॉक्स अभी स्टेशनरी है, ये ब्लॉक अभी मोशन में नहीं है। अगर ये ब्लॉक को मोशन में लाने के लिए कंसीडर करो कि ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक कंसीडर करो कि ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक शुगर का बना हुआ है। और अगर ये ब्लॉक शुगर का बना हुआ है, तो शुगर के ब्लॉक को देख के चींटियां ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है। तो कंसीडर करो कि ये एक छोटी सी चींटी है। ये क्या है? एक चींटी है। ये चींटी हाँ, ये चींटी एंड है। हाँ, एंट है, एंट चींटी। ये इसको 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा के, बेटा 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींचने के लिए ट्राई कर रही है। लेकिन कंसीडर करो कि ये ब्लॉक यहां पर मूव नहीं करना है। जैसे आपको समझाता हूं, आपके घर पे कंसीडर करो कि एक बहुत बड़ा कपबोर्ड है। ये कपबोर्ड भरा हुआ है और पड़ा हुआ है कहीं पर घर के फ्लोर पर। आप उसको धक्का मार रहे हो, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। ऐसी बात है, यहाँ पर ये चींटी 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा के ये ब्लॉक को मोशन करवाने के लिए ट्राई कर रही है, लेकिन ये ब्लॉक यहाँ पर मूव नहीं हो रहा है। अगर ये ब्लॉक यहाँ पर मूव नहीं हो रहा है, बेटा कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? अपोजिट फोर्सेस दो इक्वल फोर्स लगता होना चाहिए। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर 0.1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फिर भी यहाँ पर ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मोशन का ऑपोज करता हुआ फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन के फॉर्म में लग रहा है, एंड दिस इज सेड टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज सेड टू बी स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा यहाँ पर एक्चुअल में अगर आपको अभी कोल्ड वेल्डिंग हो चुका है सरफेस पर रखते ही, अब आप इसको खींच रहे हो, बट जब तक कोल्ड वेल्डिंग टूटेगा नहीं, तब तक ये बॉडी मोशन नहीं करेगी। यस है ना? Yes, तो कोल्ड वेल्डिंग तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए। यहाँ पर एक चींटी 0.1 न्यूटन फोर्स लगा रही है, फिर भी ये बॉडी मोशन नहीं कर रही है। इसका मतलब अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.1 न्यूटन है। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 0.1 न्यूटन है। अब ये एक चींटी से काम नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया पता है? उसने अपनी दूसरी फ्रेंड को भी बुला लिया, और दूसरी फ्रेंड यहाँ पर आ गई। दूसरी फ्रेंड और ये दोनों ने मिलके ये ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींचना स्टार्ट किया। एक चींटी का फोर्स 0.1 न्यूटन है और दो चींटी का फोर्स 0.2 न्यूटन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है।
इसके ऊपर 0.2 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है, फिर भी ये ब्लॉक यहाँ पर मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, अभी भी ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ के 0.2 न्यूटन हो गई। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 न्यूटन हो गई। तीन चींटियां मिलके जब 0.3 न्यूटन फोर्स लगाती है, फिर भी ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0.3 न्यूटन हो गया। अब ऐसे करते 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 कंसीडर करो कि 0.7 न्यूटन तक सारी चींटियां मिलके 0.7 न्यूटन, 7 चींटियां मिलके 0.7 न्यूटन तक का फोर्स लगा रही है। अभी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आया है, अभी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आया है, बट मोशन में आने की जस्ट तैयारी में है, मोशन में आने की जस्ट तैयारी में है। और ऐसे केस में अब यहां पर कंसीडर करो कि एक छोटू सा बैक्टीरिया, एक छोटा बैक्टीरिया आकर के ये चींटियों को हेल्प करता है, और वो बैक्टीरिया यहाँ पर 0.001 न्यूटन फोर्स लगाता है और ये ब्लॉक मोशन में आ जाता है। कौन से वैल्यू के लिए ये ब्लॉक मोशन में आ जाता है? 0.7001 न्यूटन पर ये ब्लॉक अगर मोशन में आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी थी? 0.7 न्यूटन। 0.7 न्यूटन। 0.7 न्यूटन। तो दिस इज सेड टू बी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान से सुनो बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू है, वो अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करके एडजस्ट कर लेता है। देखो, एक चींटी जब उसको खींच रही थी तब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 0.1 न्यूटन था। जब दो चींटियां मिलकर खींचने लगी तब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ने अपनी वैल्यू को खुद एडजस्ट किया 0.2 न्यूटन पर। जब तीन चींटियां मिलकर उसको खींचने लगी तब उसने अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिकली 0.3 न्यूटन एडजस्ट किया। कहने का मतलब इतना ही है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स is always static frictional force is always self adjusting force। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब जितनी जरूरत होती है उतनी वैल्यू वो अपने आप सेट करता है, उसको एडजस्ट करने के लिए यहां पर कुछ सोचना नहीं पड़ता। मैक्सिमम वैल्यू तक वो अपनी वैल्यू को अपने आप एडजस्ट करता है, और हर बार मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगे वो जरूरी भी नहीं है। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को जब कोई फोर्स ओवरकम करेगा तब बॉडी मोशन में आएगी। कोई बॉडी मोशन में कब आती है? जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को वो ओवरकम करे। जैसे मेरी बात यहां पर ध्यान से समझो, आपको एक मस्त एग्जांपल बताता हूं, आप अपने घर में अभी बैठे बैठे ये एग्जांपल से चेक कर सकते हो। देखो, कंसीडर करो कि मेरे पास एक नोटबुक है, वो नोटबुक के ऊपर मैंने कोई मोबाइल रखा या कोई भी चीज रखी, इस तरीके से रखना कि कुछ तोड़फोड़ नहीं हो। अब मैं ये जो बुक है या जो सरफेस है उसको इंक्लाइन करता जाऊं, जैसे जैसे इंक्लाइन करता जाऊंगा, लेकिन आप देख रहे हो कि इसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है। इंक्लाइनेशन की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये ऑटोमेटिकली मोशन करना स्टार्ट कर देता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब वो मोशन करना स्टार्ट करता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि उसके वेट ने उस टाइम पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम किया। मतलब वैल्यू 0.7001 जितनी थोड़ी सी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई, इसलिए उसने मूव करना स्टार्ट किया। समझ में आया? तो अब मेरी बात ध्यान से समझना।
सबको पहले तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है वो समझ में आ गया है, मैं मान लेता हूं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा बॉयज की तो आवाज ही नहीं आती है, सब गर्ल्स की ही आवाज आती है। ये देश में नारी शक्ति बहुत। यस सर। हाँ, तो सो गया था क्या? अब मेरी ना बात सर, ध्यान से सुनो अमान, अमान No, ध्यान sir. से सुनो, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझना। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल, ये सब मेरा एक्सप्लेनेशन था। अब मेरी बात ध्यान से समझो। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम experimental observation it had been found that, from experimental observation it had been found that or prove that जो भी static frictional force होता है Fs is always directly proportional to normal reactive force. Static frictional force is always directly proportional to normal reactive force as well as Fs इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट पुट करना कांस्टेंट पड़ेगा। इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो म्यू एस इंटू एन, यहाँ पर मैंने म्यू एस नाम का एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। ये कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अगर आपको कहीं पर भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है Fs equal to mu s into n, where n is normal reactive force and Fs is said to be static frictional force, where mu s is said to be coefficient of static friction. Coefficient of static friction. Mu s is said to be coefficient of static friction. यहां पर बेटा मेरी बात सब लोग ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। mu s is said to be coefficient of static friction. स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में से जस्ट मोशन करने की तैयारी में होता है, तब एफएस मैक्सिमम लग रहा होता है। एफएस मैक्सिमम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एस एन एंड इट इज म्यू एस इनटू एन। दिस इज फंडामेंटल अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे करना है और वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन का नाम है इंपेंडिंग मोशन। उसका नाम क्या है? इंपेंडिंग मोशन। देखो मैंने यहां पर जो फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखी है ना वो टेक्निकली गलत है। ये इंपेंडिंग मोशन नाम की है, ये फिनोमिनन रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात ध्यान से समझना। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, कंसीडर करो कि ये एक रेलवे का कोच है। ये एक रेलवे का कोच है, ये एक रेलवे का कोच है और ये अरे रेलवे का कोच रेलवे ट्रेन इंजन। ओके ओके। अच्छा ये रेलवे का कोच है, ओके। और ये रेलवे के कोच के अंदर कंसीडर करो कि मैंने एक ब्लॉक अंदर रखा है उसकी सरफेस पर, ठीक है? ठीक है, अच्छा यस सर। बात समझो बेटा, अगर अभी मैं रेलवे के कोच के फ्लोर के ऊपर मैंने ये ब्लॉक रखा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोच की सरफेस और ब्लॉक की सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन हुआ होगा फ्रिक्शन की वजह से, कोल्ड वेल्डिंग वाला। यस है ना? इसका मतलब Yes, ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोच और ब्लॉक दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में अगर कोच v जितनी वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में मोशन करके जाएगा तो दोनों के बीच में कनेक्शन हुआ है। Yes, sir. दोनों के बीच में कोल्ड वेल्डिंग का कनेक्शन है यस सर। और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी रीजन की वजह से
अगर कोच रेलवे का कोच अगर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये ब्लॉक भी लेफ्ट टू राइट उतनी ही वेलोसिटी से मोशन करके जाएगा। मेरी बात समझो। जो आदमी बाहर रोड पे खड़ा है उसको ये ब्लॉक मोशन करता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? Yes, sir. दिखाई देगा ना? दिखाई देगा सर। ऑब्वियस है, बाहर Yes, खड़े sir. हुए आदमी को वो ब्लॉक मोशन करते हुए दिखाई देता है। अच्छा, अब मैं यहां पर आपके सामने दूसरी कंडीशन रखता हूं। कंसीडर करो कि रेलवे का कोच का सरफेस और ब्लॉक की सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इट इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है? हाँ ना तो बोलो तो आगे जाऊं। Okay, Yes, sir. yes. कोई Yes, फ्रिक्शन sir. नहीं है। तो ऐसे केस में ट्रेन आगे जाएगा बट ब्लॉक और रेलवे के कोच के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, दोनों ऐसा प्लेन सरफेस जैसा है। तो अब क्या होगा? अब रेलवे का कोच आगे निकल जाएगा लेकिन ब्लॉक वहां पर इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। कंसीडर करो कि ये रेलवे के कोच के पास पीछे का दरवाजा भी नहीं है, पीछे कुछ खाली है, यहाँ पर ओपन पार्ट है, ये ओपन पार्ट है। तो क्या होगा? ये ब्लॉक रेलवे के साथ मोशन करेगा ही नहीं, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। ऐसा आपने कभी देखा है? No. आप देख sir. सकते No, हो, sir. कब देख सकते हो मैं बताऊं। आप एक काम करना, एकदम स्मूथ कैरम लेना, Okay. एकदम स्मूथ कैरम लेना, एकदम स्मूथ। नई अच्छी क्वालिटी वाला कैरम लेना और वो कैरम पे अच्छे से डस्टिंग पाउडर वगैरह डस्टिंग कर देना, बोरिक एसिड का पाउडर। अब आप उसके बीच में एक हैवी वाला स्ट्राइकर रखना और अब आप कैरम को अपनी तरफ खींचोगे ना तो उसका स्ट्राइकर पीछे जाके टकराएगा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. तो Yes, ऐसा sir. क्यों हुआ? यहाँ पर स्ट्राइकर और Sir. सरफेस के बीच में प्रॉपर कनेक्शन ही नहीं था, Sir. कोल्ड वेल्डिंग वाला। इसलिए क्या हुआ कि आपने कैरम को आगे की तरफ खींचा बट वो जो स्ट्राइकर था उसका कोल्ड वेल्डिंग था ही नहीं, इसलिए वो नीचे की सरफेस के साथ आगे नहीं बढ़ा, वो तो वहीं का वहीं रह गया और पीछे जाके टकराया। क्योंकि कैरम आगे आया है इसलिए वो पीछे की साइड पे जाके टकराया। सेम वे ट्रेन यहाँ पर Sir? आगे चली। हाँ बोलो बोलो। સર બીજો કોઈ એક્ઝામ્પલ આપો ને. બીજું કોઈ એક્ઝામ્પલ તો કેવી રીતે આપું બેટા? ઉભા રહો, આપું. Sir? हाँ, मस्त एग्जाम्पल याद आ गया। देखो, आप एक रोलिंग चेयर पर बैठ जाओ। रोलिंग चेयर पर बैठ गए? Yes, sir. हाँ, बैठ गए. अब मेरी हाँ, बात हाँ. समझो। आप रोलिंग चेयर पर बैठे हुए हो और रोलिंग चेयर के नीचे कंसीडर करो कि आपने कोई कारपेट बिछाई हुई है। Yes. अब आप कारपेट को जोर से Okay, खींचोगे तो रोलिंग चेयर आपके साथ साथ मोशन करके आगे आएगी या वहीं की वहीं रह जाएगी? वहीं रहेगी. वहीं रह जाएगी. क्यों? क्योंकि रोलिंग चेयर और कारपेट के बीच में कोई प्रॉपर कनेक्शन कोल्ड वेल्डिंग वाला हुआ ही नहीं है। Yes, sir. तो Yes, सेम sir. वे यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये ब्लॉक तो यहीं का यहीं रहेगा। ट्रेन आगे चली जाएगी, ब्लॉक यहीं का यहीं रहेगा, ट्रेन आगे चली जाएगी। तो क्या ये आदमी को मोशन होता हुआ दिखाई देगा? No. No, sir. No. अच्छा, No, sir. नहीं ना। तो अब मेरी बात समझो, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ब्लॉक स्टेशनरी आदमी की कंपैरिजन में, मतलब ये आदमी की कंपैरिजन में ब्लॉक मोशन करता है कि नहीं करता है? करता है, sir. करता है. है ना? फ्रिक्शन है तो करता है।
मैंने तो क्या बोला था, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करने वाला फोर्स। नहीं बेटा, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करने वाला फोर्स नहीं है, मेरी बात समझो। यहां पर अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ब्लॉक मोशन ही नहीं करता। यस सर। लेकिन नहीं फ्रिक्शन करता है। होता है तब ये मोशन करता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होती है, फ्रिक्शन नहीं होता है, तो ये ब्लॉक की मोशन भी नहीं होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन की एब्सेंस में, फ्रिक्शन की एब्सेंस में, फ्रिक्शन की प्रेजेंट में ये मोशन करता है, और फ्रिक्शन की एब्सेंस में ये मोशन नहीं करता है। ये केस को बोला जाता है इंपिंडिंग मोशन। यहां पर फ्रिक्शन की एब्सेंस में, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना बेटा, जो आदमी ट्रेन के अंदर खड़ा है, जो आदमी ट्रेन के अंदर खड़ा है, अब मेरी बात समझना, वो आदमी फ्रिक्शन की प्रेजेंस में, मेरे वर्ड समझना, फ्रिक्शन की प्रेजेंस में ये ब्लॉक को देखेगा तो उसको मोशन नजर आएगी। यस सर। कौन बोलू? नहीं आएगी। नो सर। फ्रिक्शन की प्रेजेंस होगी तब क्या होगा, ट्रेन जितनी वेलोसिटी से मोशन कर रही है उतनी वेलोसिटी से ब्लॉक भी मोशन करेगा। मतलब ये पैसेंजर को ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नजर आएगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस। अच्छा, फ्रिक्शन की एब्सेंस होगी तो क्या होगा? मोशन नहीं वो होगा। उसको तो अपोजिट फ्रिक्शन की, डायरेक्शन में जाता हुआ मेरी बात दिखेगा। समझो, फ्रिक्शन की जब एब्सेंस होगी तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि ये ट्रेन जैसे मोशन करके यहां पर आ गई, ये आदमी यहां पर आ गया, लेकिन फ्रिक्शन की एब्सेंस होने की वजह से ये ब्लॉक तो यहां का यहां ही रहेगा। यस तो ये आदमी को, जो ट्रेन में पैसेंजर बैठा है, उसको तो ऐसा लगेगा कि ब्लॉक उससे दूर जा रहा है, यस। मतलब उसको ब्लॉक मोशन करते दिखाई देगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा हुआ है ना, उसको जो मोशन दिखाई दे रही है ब्लॉक की, उसको बोला जाता है इंपिंडिंग मोशन। बाहर खड़े हुए आदमी को जो दिखाई देता है वो नॉर्मल मोशन। कहां डाउट है वो बताओ। ओके सर। ओके, तो कहने का मतलब इतना है कि इंपिंडिंग मोशन फ्रिक्शन की प्रेजेंस में होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। नहीं होती। सर। फ्रिक्शन की प्रेजेंस में इंपिंडिंग मोशन नहीं होती। फ्रिक्शन की प्रेजेंस में इंपिंडिंग मोशन नहीं होती है, बट फ्रिक्शन की एब्सेंस में होती है। होती है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन इंपिंडिंग मोशन का अपोज कर रहा है, रियल मोशन का अपोज नहीं कर रहा। नहीं करता है। तो ये बात याद रखना कि फ्रिक्शन ऑलवेज इंपिंडिंग मोशन का अपोज करता है। मैंने अगर कंसीडर करो कि फ्रिक्शन जैसा सरफेस बना के वो जो कारपेट बिछाई थी, वो कारपेट के ऊपर मैंने वहां पर कुछ रफ सरफेस जैसा बना दिया होता, या उसके रोलर्स है, वो रोलर्स को फिक्स कर दिया होता, और अब मैं कारपेट खींचता, मतलब फ्रिक्शन होता, तो अब मोशन होने वाली थी। यस सर। हाँ, तो अब चेयर कारपेट के साथ साथ में मोशन करेगी। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स opposes impending motion, opposes impending motion, not रियल मोशन। वो रियल मोशन का अपोज नहीं करता है, वो किसका मोशन का किसका अपोज करता है? इंपेंडिंग मोशन का अपोज करता है। बेटा मेरी बात समझो, अगर फ्रिक्शन के ये टॉपिक को मैंने सिंपली सिर्फ इतना पार्ट आपको समझाया होता, ये डेफिनेशन लिख के, तो आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने यहाँ पे क्या गुपचाया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ इतना ही पार्ट दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन, उसके साथ साथ उसका इक्वेशन कहां से आया, एफ एस मैक्सिमम, बस इतना ही समझाया है।
और कुछ नहीं दिया है। मतलब Yes. लोग क्या करते हैं, मैं मतलब ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन मेरा फिजिक्स पढ़ने ये सब बातें अगर आपको समझ में नहीं आती है, देखो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो फ्रिक्शन दिया है ना, उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दिए है ना, वो इतने छोटे छोटे दो दो स्टेप के दिए है कि ये सब की जरूरत कहीं पे भी आती नहीं है। टीचर सिर्फ इतना सा पार्ट पढ़ा के छोड़ देते हैं और बच्चों को 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, जिससे उनको लगता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। बट जो बातें जरूरी है, मैं आपको ये लेवल पर इसलिए ले जाता हूं क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव सॉल्व करने बैठो ना, तब बेटा आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर इम्पिंडिंग, मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बना के दे सकता हूं जिसमें आपको इम्पिंडिंग मोशन का कैलकुलेशन करना पड़े, और वहां पर देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो खुद पढ़ के खुद सॉल्व कर लेते हैं, बट मैं नहीं मानता हूं कि आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो कि खुद पढ़ के खुद सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर 2 मिनट बाकी है, मैं नई लिंक आपको भेजता हूं और आपको फ्रिक्शन के बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था उसके बेस पर भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी अच्छी होती जाए धीरे 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 धीरे। यहां पर मैं अपना, और फटाफट सब लोग ऐड हो जाना विदिन, अभी 6 बजे की मैं अरेंज करता हूं, 6:05 तक सब लोग अंदर एंटर हो जाना। ओके सर। ओके सर।